दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजेपी की पूरी कहानी, कैसे ये पार्टी बनी, उस वक्त क्या सिचुएशंस थीं और कैसे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। पूरी स्टोरी समझेंगे। और हाँ, आपने हाल ही में ढेर सारी वीडियोस, रील्स में देखा होगा कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र इलेक्शंस में वोट चोरी की गई, फेक वोट्स से सरकार बनाई, ऐसा उनका दावा है। लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच ऐसा हुआ? अगर हाँ, तो इसका रिजल्ट बहुत बड़ा हो सकता है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ की, जैसे बेंगलुरु के महादेवपुरा में 6.5 लाख वोट्स में से 1 लाख गायब। राहुल ने डेटा दिखाया जिसमें डुप्लीकेट नाम और फर्जी पते थे। शॉकिंग बात, महाराष्ट्र में एक ही पते पर सैकड़ों वोटर्स रजिस्टर्ड मिले जो वहां रहते ही नहीं। यह सवाल उठाता है कि वोटर लिस्ट कितनी क्लीन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यह इल्जाम टोटल बकवास हैं। उन्होंने राहुल को चैलेंज किया कि अपने दावे शपथ लेकर प्रूव करें, वरना माफी मांगें। कुछ न्यूज चैनल्स ने चेक किया तो वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम्स मिली, लेकिन जानबूझकर चोरी का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। तो क्या ये सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं या इसके पीछे कोई बड़ा गेम है? सच क्या है, ये तो और इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां तो हैं, लेकिन ये प्रूव करना कि बीजेपी ने साजिश की अभी टफ है। इलेक्शन कमीशन को और ओपनली काम करना चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। आप क्या सोचते हैं? इल्जाम में कितना दम है? बात करेंगे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की जिसने न सिर्फ भारत की राजनीति को नया रंग दिया, बल्कि दुनिया भर में अपनी ताकत का डंका बजा दिया। और आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की। सन 1915 में जब बीजेपी ने अपने मेंबर्स की तादाद का ऐलान किया तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का खिताब अपने नाम कर लिया। ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि ये वो पल था जब बीजेपी ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से दुगने से भी ज्यादा है। भारत में इसका दबदबा ऐसा है कि लोकसभा में इसके 303 सांसद बैठे हैं, जो टोटल सीटों का 25% से ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत के 29 राज्यों में से 13 में बीजेपी की अपनी सरकारों हैं और 4 अन्य राज्यों में वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता की बागडोर संभाल रही है। सवाल ये है कि आखिर एक पार्टी जो सिर्फ 4 दशक पहले एक छोटे से सपने के साथ शुरू हुई थी, वो इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंच गई है जो महंत जज्बे और दूरदर्शी सोच से भरी हुई है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि कैसे बीजेपी ने भारत की राजनीति को नया मोड़ दिया। सन 41 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की नींव रखी। श्यामा प्रसाद कोई साधारण शख्स नहीं थे। वो भारतीय संविधान सभा का हिस्सा थे और जवाहरलाल नेहरू की पहली सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री जैसे बड़ी पद पर काम कर चुके थे। लेकिन 1950 में नेहरू और लायकात अली खान के बीच हुए समझौते से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया और जनसंघ को जन्म दिया। जनसंघ का मिशन था स्वतंत्र भारत में हिंदू संस्कृति को मजबूत करना और कांग्रेस की उस नीति का विरोध करना जिसे वो मुस्लिम विलुप्तकरण मानते थे। उनका एक बड़ा लक्ष्य था जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत का हिस्सा बनाना, बिना किसी खास दर्जे के। लेकिन उस दौर में कांग्रेस का ऐसा जलवा था कि 1951-52 के पहले आम चुनाव में जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। पार्टी धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही थी कि 1953 में श्यामा प्रसाद जी की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। ये जनसंघ के लिए ऐसा झटका था जैसे कोई बड़ा सपना टूट जाए। लेकिन जल्द ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे दिग्गज ने कमान संभाली और पार्टी को नई ताकत और दिशा दी। दीनदयाल जी 1966 तक जनसंघ के महासचिव रहे और उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन को इतना मजबूत किया कि पार्टी की आवाज हर गली मोहल्ले तक गूंजने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने उस वैचारिक नींव को तैयार किया जिस पर आज की बीजेपी खड़ी है। 1967 के आम चुनाव में जनसंघ ने 35 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
इस जीत ने जनसंघ को नई हिम्मत दी और उसने हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टियों के साथ गठजोड़ किया। इस गठबंधन ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपनी सरकारों बनाई। ये वो ऐतिहासिक पल था जब जनसंघ पहली बार सत्ता के गलियारों में पहुंचा और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे युवा और जोशीले नेताओं ने जनसंघ में अपनी मजबूत जगह बना ली। 1968 में दीनदयाल जी के बाद अटल जी ने पार्टी की कमान संभाली और समान नागरिक संहिता, गौ हत्या पर रोक और जम्मू कश्मीर के खास दर्जे को खत्म करने जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। इन मुद्दों ने लोगों का ध्यान खींचा और जनसंघ की पहचान को और मजबूत किया। जनसंघ अपनी ताकत बढ़ा ही रहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। ये वो दौर था जब लोकतंत्र को जैसे जंजीरों में जकड़ लिया गया था। जनसंघ ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इस तानाशाही के खिलाफ बिगुल बजा दिया और सड़कों पर उतर आया। इस नई जनता पार्टी का एक ही मकसद था, इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना। जब चुनाव के नतीजे आए तो ऐसा तूफान आया कि कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। इस सरकार में जनसंघ का दबदबा साफ दिखा। उसे 43 सीटें मिली जो टोटल सीटों का 21% था। अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। लेकिन यह गठबंधन सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। इसके दलों में आपसी तालमेल की कमी थी और हर पार्टी की सोच अलग थी। एक धड़ी ने जनसंघ से आरएसएस की दोहरी सदस्यता खत्म करने की मांग रखी, जिसे जनसंघ ने साफ ठुकरा दिया। इसके चलते जनता पार्टी का एक हिस्सा टूटकर जनता पार्टी सेक्युलर बन गया। नतीजा यह हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। 1980 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि उसे सिर्फ 31 सीटें मिली। 1980 में जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें दोहरी सदस्यता खत्म करने का फैसला लिया गया। जनसंघ के लोग इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने जनता पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला किया और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। ये वो पल था जब भी ने भारतीय राजनीति में अपनी नई पारी शुरू की। ये पार्टी आने वाले सालों में भारत की राजनीति का चेहरा बदलने वाली थी। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसे अपनी नई पहचान बनानी थी। बीजेपी में जनसंघ की पुरानी ताकत और विचारधारा साफ झलकती थी, इसलिए इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को ही बनाया गया। लेकिन शुरुआती दिनों में पार्टी को अपनी जगह बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जनसंघ से अलग अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। बीजेपी खुद को जनता पार्टी का हिस्सा और गांधीवादी समाजवाद से जोड़ने की कोशिश में थी, लेकिन इसमें थोड़ा भटकाव था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1924 के चुनाव में कांग्रेस के लिए बनी सहानुभूति की लहर ने बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों तक सीमित कर दिया। ये हार बीजेपी के लिए बड़ा सबक थी। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में इस आंदोलन को अपने कंधों पर लिया और इसे अपने चुनावी वादों का हिस्सा बनाया। ये मुद्दा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इस मुद्दे में बीजेपी में नई जान फूंक दी। लोग इसके साथ जुड़ने लगे और इसका असर 1949 के चुनाव में साफ दिखा। बीजेपी ने 86 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया और वीपी सिंह की सरकार में अहम सहयोगी बन गई। बीजेपी भारतीय राजनीति के मंच पर हमेशा के लिए छा गई, लेकिन इसका असली प्रदर्शन अभी बाकी था। सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, जिसने पूरे देश में टहलका मचा दिया। आर्मी का कहना था कि यह यात्रा हिंदुओं को जागृत करने और मंदिर के लिए समर्थन जुटाने का मिशन है, लेकिन इतिहासकार रामचंद्रन गुहा इसे हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। आडवाणी ने अपने भाषणों में सरकार पर मुस्लिम विलुप्तीकरण का इल्जाम लगाकर लोगों को जोश दिलाया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर भी हजारों कारसेवक अयोध्या पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कारसेवकों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कई कारसेवक फिर भी वहां पहुंच गए। वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई और कारसेवकों के साथ झड़प में कई लोगों की जान चली गई। घटना ने उत्तर प्रदेश में आग लगा दी और कई जगह दंगे भड़क उठे।
बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे नए चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने 120 सीटें जीती और उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार बनी। लेकिन 6 दिसंबर 1922 को एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आरएसएस और इसके संगठनों ने अयोध्या में बड़ी रैली बुलाई। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल थे। अचानक ये रैली उग्र हो गई और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। यह घटना किसी भूकंप से कम नहीं थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे, जिसमें हजारों लोग मारे गए। विश्व हिंदू परिषद पर बैन लग गया और आडवाणी समेत कई बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इतिहासकार इसे एक सुनियोजित साजिश मानते हैं। 1999 में लिबरहान रिपोर्ट ने अटल जी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 68 लोगों को दोषी ठहराया। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके उकसावे वाले भाषणों की वजह से मस्जिद गिरी। उस वक्त की कल्याण सिंह सरकार को भी जिम्मेदार माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी नेताओं को बरी कर दिया। ये आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना थी, जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने बीजेपी को एक नई ताकत और पहचान दी। इसी दौरान बीजेपी ने एक और बड़ी यात्रा निकाली। दिसंबर 1991 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा शुरू की, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने तक चले। इस यात्रा ने देश में एकता का संदेश दिया। इन दोनों छात्राओं में नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। ये वो दौर था जब भारत का भविष्य का नेतृत्व तैयार हो रहा था, लेकिन सत्ता उनके हाथ में आने में अभी 2 दशक का लंबा इंतजार था। 1990 के दशक में कांग्रेस अपनी पुरानी ताकत खो चुकी थी। कई क्षेत्रीय दल उसे टक्कर दे रहे थे, लेकिन अकेले कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। बीजेपी अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और कांग्रेस विरोधी ताकतों का नेतृत्व करने को तैयार थी। बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी दलों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए बनाया। इसका सीधा मुकाबला यूपीए था, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी शामिल थे। इस दौरान बीजेपी का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी के पास था। अटल जी ने 3 बार देश की कमान संभाली, लेकिन सिर्फ एक बार उनका कार्यकाल पूरा हुआ। उस दौर में गठबंधन सरकारों बनती और बिगड़ती थी, फिर भी बीजेपी की ताकत और जमीनी पकड़ बढ़ रही थी। तो 1999 से 2004 तक अटल जी की सरकार ने कई बड़े काम किए। उनकी सरकार की खूब तारीफ हुई, खासकर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की। उनकी बस यात्रा को दुनिया भर में सराहा गया, लेकिन कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने धोखा दिया। अटल जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त जवाब दिया। सबको लगा कि उनकी सरकार फिर बनेगी, लेकिन यूपीए सत्ता में लौट आए। कांग्रेस ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए और ऐसा लगा कि उसका पुराना दौर वापस आ गया, लेकिन बीजेपी का नया नेतृत्व अब तैयार था। ये नेतृत्व था नरेंद्र मोदी का, जिनकी नींव उन 2 बड़ी छात्राओं में ही पड़ चुकी थी कि दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे और महंगाई ने लोगों को तंग कर दिया। जनता अब बदलाव चाहती थी और ये बदलाव नरेंद्र मोदी में नजर आया। उनकी लोकप्रियता ने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए की जरूरत नहीं थी। लोग अपने लिए प्रधानमंत्री चुन रहे थे। इस जीत में अमित शाह की रणनीति का भी बड़ा हाथ था। उनके जमीनी काम और राजनीतिक चतुराई ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। 2014 के बाद बीजेपी ने न सिर्फ केंद्र में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि कई राज्यों में भी अपनी सरकारों बनाए। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने कई बड़े रिफॉर्म्स देखे, जैसे जीएसटी, डिजिटल इंडिया, ऑनर मेक इन इंडिया। इन कदमों ने भारत को ग्लोबल मंच पर नई पहचान दी। 2019 में बीजेपी ने और भी बड़ी जीत हासिल की। इस बार पार्टी ने 303 सीटें जीती और ये जीत सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर थी। अमित शाह की रणनीति ने हर बार बीजेपी को एक कदम आगे बढ़ाया। आज बीजेपी की ताकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी पार्टी का जलवा है। 2025 तक आते आते बीजेपी ने अपनी जमीनी और डिजिटल मौजूदगी को और मजबूत किया है। पार्टी की नीतियां जैसे आर्थिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज भी लोगों को जोड़ रही है। बीजेपी ने युवाओं और मिडिल क्लास को अपने साथ जोड़ा।
जो आज इसका सबसे बड़ा सपोर्ट बेस है। लेकिन इसके साथ ही पार्टी को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा। विपक्षी पार्टियां अक्सर बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण और तानाशाही रवैये का इल्जाम लगाती है, लेकिन बीजेपी इन इल्जामों को खारिज करते हुए कहती है कि वो भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रही है। ये बहस आज भी भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा है। 2014 से लेकर 2025 तक बीजेपी ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे आर्टिकल 370 को हटाना और राम मंदिर का निर्माण। इन फैसलों ने पार्टी की लोकप्रियता को और बढ़ाया, लेकिन साथ ही कई सवाल भी खड़े किए। आज बीजेपी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी इसका नाम है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, लेकिन भविष्य में ये जोड़ी और क्या कमाल दिखाएगी, ये देखना बाकी है। बीजेपी की इस कहानी में कई किरदार हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज बीजेपी भारत की राजनीति का ऐसा चेहरा बन चुकी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इसके कार्यकर्ता, नीतियां और लीडरशिप आज भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पार्टी के सामने कई नई चुनौतियां भी हैं। बीजेपी की ये यात्रा न सिर्फ एक पार्टी की कहानी है, बल्कि भारत की बदलती राजनीति की कहानी है। तो दोस्तों, आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, हमें जरूर बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो, कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक पर। नमस्ते।